अस्सलाम वालेकुम। हमने औरत कार्ड पे अपनी एक प्रीवियस एपिसोड में बात की थी कि हुकूमत ने कोई 21 या 28 बिल, कितने बिल थे जो बुलडोज करके 21 बिल पार्लियामेंट से बुलडोज करते हुए गुजार दिए थे। उनमें से एक इलेक्शन अमेंडमेंट बिल या एक्ट भी था जिसके अंदर दर्जनों अमेंडमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने पास करा के नेशनल असेंबली में अब वो सेनेट तक पहुंच गया हुआ है। तो उसमें जो ज़्यादातर चीज़ें हैं रीमा, वो एक बेसिक सवाल, बाद में हम डिटेल्स में जाएंगे कि वो इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स के साथ ही सब करना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है? अच्छा, इसमें मेरी राय ये है कि कुछ प्रोविजंस जो हैं, जो तब्दीलियाँ गवर्नमेंट लाना चाह रही है वो अच्छी हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर जो लोग हैं और जो लोग फिज़िकली डिसेबिलिटीज़ हैं जिनकी, उनको भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है प्रायोरिटी की तरह उनकी शमूलियत अपनी जमातों में जो है वो बनाए, विच इज़ गुड। इसके अलावा कुछ और इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस हैं जो इम्पोर्टेंट है। मसला क्या है कि कुछ चीज़ों में वो जो इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इंडिपेंडेंट इदारा है, मेरी नज़र में वो उसके इंडिपेंडेंस पे एक असॉल्ट है। और भी हम अगले शोज़ में तफसील में इसमें बात कर सकते हैं। और आप इलेक्शन कमीशन को में इतनी फंडामेंटल या बुनियादी तब्दीलियाँ एक बिल के थ्रू नहीं ला सकते। आपको मेरी नज़र में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, 2/3 मेजॉरिटी, बिल्कुल। और दूसरी तरफ आपको एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा ऐसी तब्दीलियों के लिए बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ के साथ, जो हुकूमत अभी बनाने में बिल्कुल ही फेल कर चुकी है। दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का हक, दूसरा ई वोटिंग। तो मेरा ख्याल है बेनज़ीर आज हम सब इन दोनों पे फोकस कर लेते हैं। अच्छा, आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, तो पहले ज़रा मैं इस पर बात कर दूं कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो नया कानून हुकूमत लाना चाह रही है उसको उन्होंने बैठ के एग्ज़ामिन किया। उसमें उन्होंने कोई 72 अमेंडमेंट्स एग्ज़ामिन की और 44 उनको ऑब्जेक्शंस उन्होंने हाईलाइट की। अच्छा, ये ऑब्जेक्शंस उन्होंने फिर भेजी पार्लियामेंट्री कमेटी को जो ये बिल को देख रही थी। उन्होंने बिल्कुल इसको इग्नोर करके नज़रअंदाज कर दिया और बिल जो है आपको पता है डिबेट के बगैर ही पास हो गया। अच्छा, उनकी ऑब्जेक्शंस क्या थी? उन्होंने कहा कि इस बिल में 8 ऐसे क्लॉजेज हैं जिसके लिए आपको आईन में चेंजेस लाने पड़ेंगे, सिर्फ एक कानून के ज़रिए आप नहीं कर सकते। जैसे कि एक चीज़ इस बिल में लिखी हुई है कि सीक्रेट बैलेट के ज़रिए नहीं, अब ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट के इलेक्शन होने चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पढ़ लिया होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है उसको दोबारा पढ़ लें। एक और चीज़ जो बहुत आजकल बात हो रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंटरनेट वोटिंग के ज़रिए उनको वोटिंग राइट्स देने चाहिए अगले इलेक्शन के लिए। अच्छा, उस पर उन्होंने ये लिखा है कि अगर आपने उनको वोटिंग राइट्स देने हैं तो उसके लिए आप एक अलग कानून लाए जिसमें आप डिटेल में समझाएं कि आप उनको कैसे वोटिंग राइट्स देंगे, उनके वोट्स कैसे काउंट होंगे, क्या सिस्टम होगा, क्या उनको पार्लियामान में कोई सीटें मिलेंगी, क्या वो इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। ये पूरा सिस्टम सिर्फ ये कह देना कि उनको आप वोटिंग राइट्स दे दें काफ़ी नहीं है, एक पूरा आपको एक अलग से कानून डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। हाँ, तो ये उनमें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो, और फिर नादरा की उसमें बहुत बात हुई है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन की बेसिक ड्यूटी है, जैसे कि इलेक्टोरल रोल्स बनाना, आपने उठा के वो नादरा को दे दी है। और नादरा एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इदारा भी नहीं है, वो तो हुकूमत का एक फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है जो उसके फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आता है। तो वो कहते हैं आप कैसे एक इस किस्म के ऐसे इदारे को उठा के हमारे बेसिक जो हमारी ड्यूटी है वो उठा के आप उनको दे सकते हो, वो भी वो कहते हैं कि आइन के ख़िलाफ़ जाता है। तो ये कुछ बुनियादी नुक्ते जो उन्होंने उठाए, लेकिन उन्होंने कहा हमारी किसी ने सुनी नहीं। आपने इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी जो की थी, मैं आप ही की रिपोर्ट पढ़ रही थी कि उसके अंदर ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो वोट करने की उन्होंने बेसिकली उन्होंने कहा इसकी इसको किस तरह टेक्निकली करेंगे हम लोग, इसको बेहतर कैसे बनाएंगे, इसकी सिक्योरिटी, इसकी सीक्रेसी, फिर ये कि क्या जो उधर बैलेट्स होंगे वो क्या उधर कोई फिजिकल पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे या फिर ये आई वोटिंग भी अगर होगी, यानी कि जो मैकेनिज्म है। और फिर फ़र्ज़ करें अगर इस तरह का कोई वोट के ऊपर वो डिस्प्यूट जिस तरह हो जाता है कि ये वोट सही है नहीं है, कोई इस तरह उसका रेजोल्यूशन किस तरह होगा, बहुत सारी चीज़ें। और फिर इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा ये भी मैकेनिज्म आप खैर इसके ऊपर आप ज़्यादा बेहतर बता सकती कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स पे क्या करें, लेकिन इसके अंदर जो एक हमारे इलेक्शंस के अंदर एक रिगिंग बहुत बड़ा जो है मसला है, बहुत मेजर इशू है। देखिए 2018 के इलेक्शन कंट्रोवर्शियल इसलिए हुए, एक आरटीएस सिस्टम भी बैठ गया, रिगिंग के इतने ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, इसको साफ और शफाफ आप कैसे बनाएंगे? इसका क्या होगा कि पोस्टल बैलेट है, आई वोटिंग है, क्या है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज मानेंगी कि नहीं, मतलब
अगर किसी एक पार्टी को ज़्यादा वोट मिल जाता है, क्योंकि ये कहा भी जाता है ना कि जिस तरह पीटीआई समझती है कि बहुत ज़्यादा ओवरसीज एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमें वोट देंगे, जो कि हो भी सकता है, तो अगर वो ज़्यादा वोट उनको मिल जाते हैं तो क्या बाकी पार्टीज मान जाएंगी कि ये वोट सही हुए? तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा, इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी दफ़ा प्रेस रिलीजेस के भी जरिए कहा था कि आप पार्लियामान में डिबेट कराएं, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स को, सारी सियासी जमातों को साथ लेके एक कंसेंसस बनाएं, ताकि ऐसा ना हो कि अगले इलेक्शन में कोई भी इलेक्शन रिजल्ट ना माने। अच्छा, जो दो चीज़ें जिन पे बात हो रही है, एक तो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाएं, चले ठीक है आप ले आए, आप कानून भी बना दें। जो अफसरान हैं इलेक्शन कमीशन में भी और जो बाकी भी अफसरान हैं, ऑफिशियल्स, वो कहते हैं अगर आपने ई वोटिंग मशीन्स अभी से ख़रीदना शुरू करेंगे तो अगले इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए भी आपको कोई 50 अरब रुपए का बजट रखना पड़ेगा सिर्फ मशीन्स खरीदने के लिए। अभी तक वो कहते हैं किसी को बजट मिला ही नहीं है, कोई बजट का पता ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से ममालिक जहाँ पे ई वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे इंडिया, वहाँ पे एक फेज्ड मैनर में इलेक्शन होता है, मतलब एक दिन में सारे वोट नहीं डाल देते वहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी ऐसे तो नहीं होती कि हर पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग बूथ में हो, वो भी एक जगह इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको रोल करके किसी और जगह इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या इस किस्म के इलेक्शन को सारी सियासी जमातें मानेंगी जो एक दिन ना हो, एक हफ्ते में हो? फिर आई वोटिंग की मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूँगी। आई वोटिंग पे हुकूमत ने खुद एक ऑडिट रिपोर्ट बनवाई जो अब 31 मई को आई। एक स्पेनिश कंपनी को उन्होंने कहा कि आप जाके एक ऑडिट करें कि हमारा आई वोटिंग का सिस्टम कैसे होगा। उनकी जो रिपोर्ट है बड़ी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैंने पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ है कि अभी आपके पास जो आई वोटिंग का सिस्टम है वो ऐसा है कि वोटर सीक्रेसी ही नहीं इंश्योर कर सकता। हमें पता ही नहीं है कि वोटर को भी नहीं पता कि वो किसने उसको, जिसको उसने वोट डाला, उसको वोट डला भी है या नहीं डला। दूसरी चीज, और फिर वो कहते हैं वेरी वनरेबल टू अटैक्स, ऑनलाइन अटैक। और तीसरी चीज जो बहुत अहम है, आई वोटिंग के लिए भी वो कहते हैं कि फेज्ड इलेक्शन कराने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि सारे पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में एक ही टाइम पे आके एम्बेसी में या ऑनलाइन वोट देंगे। टाइम जोन का फर्क होता है ना, तो मेक्सिको जैसे ममालिक में वहाँ पे वो आपको 2 हफ्ते देते हैं ऑनलाइन वोट डालने के लिए। तो क्या यहाँ पे सियासी जमातें इस किस्म के इलेक्शन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है ना कि असल में इसमें थोड़ी जल्दी जो की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा गलत होगा, कि पीटीआई को थोड़ा सा लग रहा है कि जो ओवरसीज़ बैंक है ना, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट बैंक है उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा रिलाई करना चाह रहे हैं फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, कि अगर यहाँ से पुअर परफॉर्मेंस की वजह से या पुअर गवर्नेंस की वजह से या इकनॉमिक कंडीशंस की वजह से उन्हें अगर ना इतने वोट मिले या सपोर्ट ना मिली, तो जो सपोर्ट एक मिल जाती है वो ना मिली तो वो इलेक्शन हार भी सकते हैं। अगर वो इलेक्शन हार गए तो या उनके वोट कम हो गए तो फिर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ब्लॉक पर बड़ा डिपेंड करता है। एक तो थोड़ी सी ये ओवर एस्टिमेशन, ओवर कॉन्फिडेंस है। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 90 लाख हमारे वोटर्स हैं, पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, उनमें से पीटीआई समझती है कि बहुत बड़ा मेजर ब्लॉक हमारा है, उनमें से कितने वोट करेंगे, कितने नहीं करेंगे, वो आपको सपोर्ट करते हैं नहीं करते, कि सारी चीज़ें इतनी अप इन दी एयर हैं, इनके ऊपर कोई स्टडीज़ नहीं हुई, कोई रिसर्च नहीं हुई, कोई एनालिसिस नहीं, हमारे पास डेटा ही नहीं है। वी डोंट हैव एनी डेटा एक्सेप्ट फॉर दिस वन बिग फिगर 90 लाख का, और हम उसके अंदर घुस गए हैं, ठीक है, ऐसे बिल्कुल जब गोता मार के ना चले गए कि नहीं हमने करवाना है। नताशा, आपको नहीं लगता पीटीआई जो है, स्पेसिफिकली पीटीआई, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट करती है? अगर आप उनका हिस्ट्री उठा के देख लें कि चले उनका जज्बा बहुत होगा पीटीआई के लिए, मुल्क के लिए, लेकिन डैम फंड की जब बात हुई थी तो हुकूमत कितना कहती थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर एक इतने डॉलर भी भेजे हमारे पास इतने हो जाएंगे, बिलियंस हो जाएंगे, और एंड रिजल्ट क्या था? कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज में डैम फंड में नहीं, वो तो एक पोल भी होता था सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, वो भी मेरे ख्याल से हटा दिया शायद। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मेरा ख्याल है जो हुकूमत एस्टिमेट कर रही थी उसका एक माइनर फ्रैक्शन जिन्होंने दिया, बहुत छोटा। दूसरा बायपोल्स में मैं पढ़ रही थी कि उसमें सहूलत दी गई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट करने की एक में, और उसमें भी लाखों रजिस्टर्ड थे और कुछ हज़ारों ने वोट दिया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर 90 लाख हैं भी उसमें से कितने वोट करेंगे। और अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि 90 लाख हैं लेकिन वो कितनी कंस्टिट्यूंसीज़ में बटे हैं, तो एक कंस्टिट्यूंसी के रिज़ल्ट में
कितना असरअंदाज हो सकेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। तो इस पे शायद पीटीआई ने कोई स्टडीज़ करवाई हों, हमारे साथ भी शेयर करें, हम भी देखें। मैं भी अभी तक तो कोई अभी तो मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ उनके ओवर कॉन्फिडेंस पे कि ये 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पीटीआई को ही वोट करेंगे, सब वोट करेंगे डैम फंड की तरह और पीटीआई को इलेक्शन जिता देंगे। देखिए जो ईवीएम है, मुझे एक तो खैर ये सारा कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग भी और ईवीएम्स वाली भी जो चीज़ है। और ईवीएम्स के ऊपर ऑपोजिशन अभी भी जो नुक्ता उठा रही है, वो कह रही है कि हमने एक आरटीएस भुगत लिया है, हम दूसरा आरटीएस नहीं होगा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब एक पूरे जो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, साहब ने कहा कि आए वोटिंग में भी हैकिंग अटेम्प्ट्स और इस चीज़ का डर है। तो ऑपोजिशन के चंद मेंबरान का ये भी कहना है कि अगर ईवीएम्स को हैक कर लिया गया या उसके साथ कुछ इस तरह की चीज़ कर ली गई तो फिर क्या है? डेविल्स एडवोकेट के गवर्नमेंट तो कहती रही है कि आइन टेबल पे बैठी अपोजिशन नहीं आई। असेंबली में हुआ है ना नहीं, उससे पहले गवर्नमेंट तो कहती रही थी कि जी आए बैठे ऑपोजिशन से कि 21 बिल लेके के बुलडोज नहीं, और फिर मैं तो की सबसे तारीख की लंबी तरीन स्पीच मेरे हाल में जो 4 दिनों को वो इतनी हुल्लड़बाजी आपने सुनी थी पूरी मतलब रीमा अच्छा से मुझे लग रहा है कि हम चौधरी निसार साहब को फाइनली शहबाज साहब ने बीट कर दिया। भूल गए ना, कहते हैं 4 दिन एक तो तूफाने बदतमीजी होता रहा और फिर उनकी स्पीच बार-बार इंटरप्ट हुई और वो 4 मतलब मैं तो वो अच्छा से बड़े आसमा शिरानी साहब ट्वीट करती थी ना कि दूसरे दिन में स्पीच चली गई, तीसरे दिन में स्पीच चली गई, चौथे दिन में ग्लोबल रिकॉर्ड हो गया। मैंने कहा बिलावल भुट्टो सरदारी ने ट्वीट किया था कि ग्लोबल रिकॉर्ड, ये पता नहीं किसी ने कहा था कि ये ग्लोबल रिकॉर्ड हो गया कि 4 दिन लंबी स्पीच है। तो सबसे फनी कि वो बड़े कूल वैसे रहे जब उनके ऊपर ना एक वीडियो है जो इधर से बने हुए, उनके ऊपर आया भी एक बजट की किताब में उड़ती हुई उठा करके गिरी और उन्होंने बस ना यूं करके किसी को देखा कि क्या बात है, पार्लियामेंट में बजट फेंक रहे हैं 21 बिल इकट्ठे सैनिटाइजर बैन हो गया, तुम्हें पता ना? अच्छा सैनिटाइजर भी एक चीमा साहब को लगा है ना, तो वो उन्होंने सैनिटाइजर बैन कर दिया। ये नहीं कि किनको लगा? पीटीआई के चीमा साहब, अच्छा। तो उनको किसी ने सैनिटाइजर मार दिया तो वो जख्मी हो गया जो भी। तो लेकिन बात ये है कि सैनिटाइजर बैन नहीं तो कागज का जहाज बना के नहीं मतलब फेंकना बैन नहीं किया या उससे रख नहीं सकते, मास्क की गुलेल बना ले। खटक साहब ने कागज उठा के वैसे उन्होंने कागज फेंका था, क्या किया था मुझे वो शायद जहाज ही फेंक रहे हो लग रहा था मुझे। स्पीड बॉल तो नहीं था, पता नहीं क्यों उन्होंने कुछ फेंका, पहले तो वो बाहर ही रहे, उन्होंने कहा इसमें जाना ही नहीं है। अब मैं तो आराम से बाहर खड़े और इवेंचुअली ने कागज उन्होंने कहा चले मैं भी हिस्सा लेने जाऊं। फिर उसके बाद फवाद चौधरी और मोहसिन आलजा साहब की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी कि वो यूं बैठे हैं। अच्छा वो क्या हो रहा है, हम डाइग्रेस कर रहे हैं। फनी बहुत याद आ गया बिल पे वापस आ जाए। बिल पढ़ना है, बिल डिबेट करना है। अच्छा मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, लास्ट ठीक है, क्वेश्चन, वो ऑपोजिशन को वाकई इसके ऊपर बैठने को, इसके ऊपर देखो बैठे बगैर हो नहीं सकता। जैसे बेनजीर ने बात की कि इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं, रीमा भी कह रही है कि जब तक इस पे कानून साजी नहीं होगी तो ये बहुत सारी चीजें हो ही नहीं सकती। तो फिर ऑपोजिशन अब सोचिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, इलेक्शन से कुछ महीने पहले तक हमें मालूम ही नहीं है कि इलेक्शन किस कानून के, मतलब ये बहुत ही chaotic, समझ नहीं आई कि ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी। अगर आपने अब उनको सिर्फ अब हुकूमत को सिर्फ ऑर्डिनेंस के थ्रू ही काम करना है आता है, लेकिन उससे क्या, उसके अलावा उनसे नहीं हो रहा। एक कंसेंसस के साथ किसी भी चीज को आगे लेके जाना उनके बस की बात। ये जो ऑर्डिनेंस था ये 8 मई को आया और ये जो रिपोर्ट थी आई वोटिंग की जो हुकूमत ने खुद कहा था बनाने के लिए वो 31 मई को आई। तो भैया आप रिपोर्ट का ही वेट कर ले, फिर अपनी ऑर्डिनेंस बना ले या अपना कानून बना। रिपोर्ट तो पढ़ ले पहले, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बदल सकता है, क्या तब्दील हो सकता है। नहीं, लेकिन बेनज़ीर एक आप लोगों से मेरा सवाल है और एक कंसर्न कि चले ऑर्डिनेंस आप 2 बार उसको 1 बार एक्सटेंड कर सकते हो, तो इवेंचुअली इलेक्शन तक आप ऑर्डिनेंस से ये काम नहीं कर सकते, आपको कानून साजी की ही ज़रूरत है। अब सेनेट में हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है ये कानून जो है ये वो पास करवा सकेंगे सेनेट से, या इवेंचुअली एक जॉइंट सिटिंग होगी? और अगर देखा जाए मेरे ख्याल है हुकूमत के पास शायद तब नंबर्स हों तो इतना फंडामेंटल कानून इतनी कंट्रोवर्शियल तरह से पास होगा, ये भी सवाल है। जो वो बाप के वोट्स पड़ जाएंगे ना, जो ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं वो दे देंगे। उन्होंने मेरे ख्याल में पहले मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ऑपोजिशन शायद थोड़ी रेजिस्ट कर रही है, बिकॉज़ उनको बड़ा क्लियर हो रहा है ऑपोजिशन को भी, आई थिंक। और अगर नहीं क्लियर हो रहा तो फिर तो वो डिजर्व करते हैं ना कि आगे होने क्या वाला है।
अगर वो नहीं उनको अभी तक क्लियर हो रहा तो फिर तो दे डिजर्व व्हाट इज कमिंग देयर वे। अगर आपको हमारी डिस्कशन पसंद आई और इसमें जो हमने बदतमीजी की थी उसको इग्नोर कीजिएगा, तो हमें हंसी ज़्यादा आ रही थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल औरत कार्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन हिट कीजिएगा और उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।